केशवनंद भारती केस, जिस केस ने न सिर्फ पार्लियामेंट को उसकी अमेंडमेंट की पावर बताई, बल्कि जो वॉर पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में सुपरमेसी को लेकर था, उसको भी खत्म किया। इस वीडियो में हम इसी केस के फैक्ट्स, इश्यूज, जजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस केस का फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसको 13 जजेस के बेंच ने डिसाइड किया था। इस केस में पिटिशनर केशवनंद भारती ने रिट पिटिशन फाइल करी थी केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के खिलाफ। 13 जजेस की बेंच ने इस केस में फैसला सुनाया था। अब तक की सबसे बड़े बेंच जो इस केस में बना था 13 जजेस की। इस केस के फैक्ट ये हैं कि पिटिशनर केशवानंद भारती जो चीफ थे श्री एडनीर मठ जो केरला में था उसके चीफ थे, और उनकी कुछ लैंड पार्ट था जो सरकार को जा रहा था। बात यह थी कि केरला सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था 1969, जिसमें जो लैंड पार्ट था केशवानंद भारती का, उनके मठ का, वो स्टेट उसे ले रही थी। इसी को लेकर केशवानंद भारती ने रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में करी। उन्होंने कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स उन्होंने मेंशन किए इस केस में? उन्होंने कहा ये मेरे आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जो कहता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। दूसरी बात उन्होंने कही आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तीसरी बात आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और 19(1)(f फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल्स के तहत उन्होंने कहा कि ये मेरे फंडामेंटल्स राइट की वायलेशन है जो ये लैंड मुझसे ले रहे हैं। ये मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। केरला ने लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1907 भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे पहले केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें अनलिमिटेड पावर पार्लियामेंट को दी गई थी। इस केस में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, इसके बाद वही अपलोड करेंगे। आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो जाए आप तक नोटिफिकेशन पाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। गोलकनाथ केस में अनलिमिटेड पावर स्टेट को दी गई थी, पार्लियामेंट को दी गई थी। अब जो पार्लियामेंट था उसने 25th अमेंडमेंट करी। 24th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1971 की, उसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अमेंड कर सकती हो। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी से प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उसको कंपनसेट करना। आगे बढ़ने से पहले हम 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये केस इन्हीं के अराउंड घूमता है। इसकी जजमेंट को समझने के लिए ये 2-3 पॉइंट जो हैं इसमें वो हम ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट करी थी 1971 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और कहीं ना कहीं जंग चल रही थी सुप्रीमेसी को लेकर जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 13 में चौथा क्लास ऐड किया। चौथा क्लास इसमें क्यों ऐड किया? क्योंकि आर्टिकल 13 यह कहता है कि अगर स्टेट कोई ऐसे रूल बनाएगी जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है तो वो टेक डाउन हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। इसीलिए आर्टिकल 13 में चौथा क्लास इन्होंने ऐड किया, जिसमें लिखा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल क्या है? जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की पावर आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन आर्टिकल 13 तो यहाँ पे रोक रहा था गवर्नमेंट को ये फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट को लेकर। यहाँ पे चौथा क्लास इसलिए ऐड किया गया कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। उसके बाद आर्टिकल 368 में भी तीसरा क्लास डाला, जिसमें लिखा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। कि अगर 368 के अंदर आपने कहीं अमेंडमेंट करी तो आर्टिकल 13 यहां पर लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा।
ये यहां पर ऐड कर दिया गया। उसके बाद 25th अमेंडमेंट में 31C ऐड हुआ। 31C में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि अगर सरकार डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए कोई प्रोविजंस लाती है और वो प्रोविजन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। ये वाला पॉइंट उन्होंने 31C में ऐड किया। दूसरा पॉइंट 31C में ऐड हुआ कि अगर कोई भी प्रोविजंस हमने लाए यानी कि सरकार ने लाए, पार्लियामेंट में लाए डीपीएसपी को अफेक्ट करने के लिए, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होंगे। ये दो पॉइंट 31C में रखे। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखें। और ऊपर आर्टिकल 13 की फोर्थ और 368 का तीसरा क्लास जो 24th अमेंडमेंट में हुए थे, इन चारों को लेकर ही इस केस में जजमेंट आगे है, वो भी हम देखेंगे। इस केस में इश्यूज क्या क्या थे? पहली बात यह कि जो 24th और 25th अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बारे में अभी देखा हमने, क्या वो वैलिड था? जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो किस हद तक है, किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को? ये क्वेश्चंस अराइज होने लगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट को लेकर? क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमसे छीन सकती है? ये सवाल उठने शुरू हो गए। इस केस में जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बरकरार रखी। ये केस अब न सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर था, बट ये केस इंडिया के फ्यूचर को, इंडिया की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट को लेकर था। अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दी जाती तो क्या होता? वो हमारे फंडामेंटल राइट ले सकती थी। सेम इन द केस जो जर्मनी में हिटलर ने फायदा उठाया, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके डिक्टेटरशिप ले आया। यहां भी क्या ऐसा हो सकता था? ये सवाल उठने लग गए। तो इन सभी सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट को देना था। अब ये केस एक प्रॉपर्टी वाला केस नहीं रह चुका था, बल्कि इंडिया की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये केस बन चुका था। अब इस केस के जजमेंट पे आते हैं। इस केस में 13 जजेस थे, जिनमें 7:6 के रेशियो से इसकी जजमेंट आई थी। और मेजोरिटी ने ये डिसाइड किया, ये जजमेंट इस पे आया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि सोसाइटी के जो सोशियो इकोनॉमिक ओब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट में वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। प्रोविजो इसमें डाला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेंज नहीं कर सकते। यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। उन्होंने ये कोर्ट तक रखा कि कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करे, केस टू केस इस पर डिसाइड करे। उसके साथ जो 24th अमेंडमेंट हुआ था उसको वैलिड रखा, और 25th अमेंडमेंट जो हुआ था उसका पहला पार्ट उसको वैलिड रखा और दूसरे पार्ट को वाइड कर दिया गया। 24 और 25 में संशोधन में क्या बात कही गई थी जो वैलिड रखी गई इस केस में, और कौन सी वाइड करी गई, एक नजर डाल देते हैं। आर्टिकल 13 में चौथा क्लास जो रखा था और 368 में तीसरा क्लास जो डाला गया था उसको वैलिड माना इस केस में, कृष्णानंद भारती केस में। 25वें संशोधन में जो पहला पार्ट 31C में ऐड किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था डीपीएस को लेकर अगर उनको इफेक्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉज बनाता है और वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की वायलेशन करते हैं तो भी उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसको भी वैलिड माना गया इस केस में। लेकिन जो दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट जो इस 31C में डाला गया था उसको वाइड माना गया। वो पार्ट क्या बोलता था कि अगर ऐसे कोई इस रिलेटेड, इट मीन्स कि डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने को लेकर कोई लॉ आप लाते हैं, पार्लियामेंट ने कुछ बनाया और वो वायलेटिव हुआ फंडामेंटल राइट को लेकर, तो वो केस कोर्ट के पास नहीं जाएगा, कोर्ट उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट ने लाया था। लेकिन कोर्ट ने यहां पर बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। जो जुडिशरी में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियली रिव्यूज हैं, वो पावर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में लाया गया और ये कहा गया कि वो ये पार्ट जो है इसका वाइड कर दिया जाए, ये निकाल दिया जाए। इस केस को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। इस केस में पार्लियामेंट को पावर दी गई अमेंडमेंट को लेकर, लिमिटलेस पावर दी गई, लेकिन कंडीशन भी इस पे लगाई कि अमेंडमेंट इतनी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और बेंच ने यहां पर मेंशन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये कोर्ट तक रखा कि इसकी इंटरप्रिटेशन करे और डिसाइड करे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। और
केस टू केस में ये डिसाइड भी हुआ, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है वहां पे डिसाइड भी हुआ कि क्या क्या, हाँ, ये जो कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आता है जो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू।